सो वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेट सिटी इंस्ट्रूमेंटेशंस के बारे में। तो आज हम लोग 7th लेक्चर पे हैं। हाँ? चलो आज देखो क्या डिस्कस करते हैं हम लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल लिमिट्स ऑफ पेट स्कैनिंग। पेट स्कैनर मतलब पेट स्कैनर का रिजोल्यूशन कितना हो सकता है, उसको इफेक्ट करने वाले कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, एंड व्हाई द रिजोल्यूशन ऑफ पेट सिस्टम इज लिमिटेड। मतलब आप उससे ज्यादा आप इंप्रूव नहीं कर सकते, और वो कौन कौन से लिमिटिंग फैक्टर्स हैं जो उसको लिमिट कर देते हैं कि नहीं जी अब इससे ज्यादा आप इंप्रूव नहीं कर सकते। समझ गए? गॉट इट? सो कौन कौन से पैरामीटर हैं, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। ओके ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं। फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, the ability of PET system to correctly position the inhalation event। देखो, इनहेलेशन इवेंट को करेक्टली पोजीशन करना, यदि मान लो बिल्कुल एक्यूरेटली हम पोजीशंस कर पाए तो आपको पता है कि इमेज की शार्पनेस इंप्रूव हो जाती है, उसका रिजोल्यूशन इंप्रूव हो जाता है। करेक्ट? यदि पोजीशन का इवेंट जो है उसमें एरर होएगा तो आपका रिजोल्यूशन जाएगा, कॉन्ट्रास्ट में प्रॉब्लम होगा सिस्टम का। ओके तो एक्यूरेट पोजीशनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे उसके रिजोल्यूशंस के लिए और कॉन्ट्रास्ट के लिए। ऐसे को लो ओवरऑल इमेज क्वालिटी के लिए ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि एक्यूरेटली पोजीशंस हो इवेंट। प्लस नंबर ऑफ काउंट्स ज्यादा होने चाहिए जो सेंसिटिविटी के पार्ट होते हैं। यदि दोनों ही मिल जाए तो वी विल हैव द वेरी गुड क्वालिटी इमेज। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि द एबिलिटी ऑफ ए पेट सिस्टम टू करेक्टली पोजीशन द इनहेलेशन इवेंट इज अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स। उसमें क्या बोल रहे हैं? पहला बोल रहे हैं द रेंज ऑफ इमिटेड पोजिट्रॉन इन मैटर बिफोर इनहेलेशन। इनहेलेशन के पहले जो पोजिट्रॉन जो है वो कितना दूर तक ट्रेवल करता है, उसका रेंज क्या है, राइट? वो बिफोर रेंज ऑफ इमिटेड पोजिट्रॉन इन मैटर। इन मैटर मतलब जो ह्यूमन बॉडी में यदि आप इमेजिंग कर रहे हो तो ह्यूमन बॉडी में, प्लस फैंटम जो आप यूज कर रहे हो तो फैंटम में। और जनरली फैंटम जो बनाते हैं वो ह्यूमन बॉडी से मिमिक ही बनाते हैं, तो उसका जो टिश्यू इक्विवेलेंट मटेरियल जो होता है फैंटम का वो ह्यूमन बॉडी के टिश्यू इक्विवेलेंट होते हैं। ओके सो कितना रेंज क्या है? रेंज ऑफ इमिटेड पोजिट्रॉन इन मैटर बिफोर इनहेलेशन एक फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर है द डायमेंशन ऑफ द क्रिस्टल्स यूज्ड इन द डिटेक्टर। जो डिटेक्टर जो है हमारा पेट में वो क्या है? छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, राइट? एक सिंगल इंडिविजुअल क्रिस्टल एलिमेंट्स जो हैं उसको रिंग में बिठाया हुआ है, और दो मेथड हैं उसके, एक इंडिविजुअल क्रिस्टल का मेथड और एक सीसॉ वाला जो था, जो एक ही ब्लॉक में से कट डाल देते हैं ताकि वो एक और जो कट करके जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स बनाते हैं उसको रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से सील कर देते हैं ताकि वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स की तरह, क्रिस्टल एलिमेंट की तरह बिहेव करे। और दूसरे वाले में क्या करते हैं कि इंडिविजुअल क्रिस्टल एलिमेंट होता ही है, उस पर एल्यूमिनियम का रैप मतलब जो रिफ्लेक्टिंग मटेरियल का रैप लगा देते हैं और तब जाके उसको चिपका देते हैं, बना देते हैं, राइट? ये दो मेथड्स हैं उसको बनाने के। ठीक है, तो वो डायमेंशन क्या है वो क्रिस्टल का, जो डिटेक्टिंग एज ए डिटेक्टिंग एलिमेंट यूज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा है द नॉन एक्सैक्ट कोलिनरिटी ऑफ द इनहेलेशन फोटोन। अभी क्या है कि हम लोग ऐसा एस्यूम करते हैं कि जो इनहेलेशन जो होगा, इनहेलेशन पॉइंट जो है वो वहां से जो दो फोटोन जो निकलते हैं 511 keV के, वो एग्जैक्टली 180 डिग्री अपोजिट होते हैं, बट इन ट्रू दे आर नॉट। तो उसको बोलते हैं नॉन एक्सैक्ट कोलिनरिटी। तो वो जो डिफरेंस जो आता है थोड़ा भी एंगल का, वो एंगल का डिफरेंस जो है वो भी रेजोल्यूशन को
इफेक्ट करता है, या ऐसे बोलो कि तो उसके पोजीशन इवेंट जो है वो पोजीशन जो एक्यूरेट पोजीशनिंग जो होगा उसको इफेक्ट करेगा। तो ये 3 फैक्टर है, तो आपको ये 3 फैक्टर लिखने होते हैं। कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है, ये 5 या 10 नंबर का आएगा। करेक्ट। अब चलते हैं। पोजिट्रॉन डू नॉट इमीडिएटली इनहेलेट व्हेन दे आर इमिटेड, instead they travel some distance in matter depending on their initial kinetic energy. Depending on the initial kinetic energy, पोजिट्रॉन जो है वो क्या करता है, कुछ डिस्टेंस जो है ट्रेवल करता है मैटर में, जहां पे भी इमिट होता है, जिसमें जहां पे इमिट हुआ उस मैटर में वो ट्रेवल करेगा। एंड डिपेंडिंग ऑन देयर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग मटेरियल। किस चीज पे डिपेंड करेगा? 2 चीजों पे, एक तो उसकी इनिशियल एनर्जी कितनी थी और दूसरा जो है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है जो जिस मैटर में वो ट्रेवल कर रहा है। द इमिटेड पोजिट्रॉन्स हैव ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रेंजिंग फ्रॉम 0 टू ए मैक्सिमम वैल्यूज तक होती है। राइट, एक कंटिन्यूअस एनर्जी होती है इनकी। ओके, और ये रेंज कर सकता है उनकी एनर्जी 0 से लेकर के मैक्सिमम। यहाँ पे टेबल 1 में दिखा रहा है, देखो यहाँ पे ये जो है ये तो एनर्जी दिया ना, मैक्सिमम एनर्जी, मीन एनर्जी। अब देखो सबका अलग अलग है। ये जो है मैक्सिमम एनर्जी है, जैसे C11 की 970 केवी और उसकी मीन एनर्जी जो है वो है 390 केवी। उसी तरह से आपका F18 की एनर्जी 635 केवी है मैक्सिमम और मीन एनर्जी है 250 केवी। गैलियम की 1899 केवी, करेक्ट, और मीन एनर्जी है 836 केवी। ठीक है, तो ये जो है इनिशियल इसकी जो एनर्जी जो है ये काइनेटिक एनर्जी है इनकी। ओके, सो दिस एनर्जी वैरीज। और ये बोल रहे हैं कि जब भी पोजिट्रॉन जो भी इमिट हो रहा है उसकी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी वैल्यू होती है। मतलब ये भी ये मैक्सिमम और मीन दिखाया, यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी दिखाया। आपका जो भी ग्राफ जो आता है ये जो एक कंटिन्यूअस एनर्जी का, कई बार एग्जामिनर बोलता है कि आप एक बार फिगर बना के दिखा दो। राइट, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, इट विल पीक और देन इट विल गो लाइक दिस। वो एग्जैक्टली ऐसा पिक नहीं करेगा, थोड़ा राउंड ऑफ होता है। ओके, तो अब यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी दिया हुआ है और एक जगह मीन एनर्जी दिया हुआ है। ठीक है, एक कर्व जो है वो एग्जैक्टली उतना बढ़िया नहीं है, आप उसमें से देख लेना अपने बुक में, इस टाइप का भी बनता है। ठीक है, ओके। Therefore, the range of positron is not fixed values. इसलिए क्या होगा, क्योंकि एनर्जी जो है वो 0 से लेकर के मैक्सिमम एनर्जी में से कोई भी एनर्जी पोजिट्रॉन की हो सकती है, तो इसलिए क्या होगा, रेंज जो होगा वो फिक्स्ड नहीं होगा, एक वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या करते हैं, इट्स नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू बट रेदर ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज। मतलब कि 0 से लेकर के वो कुछ वैल्यूज, 0 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, किसी केस में 0.3 हो जाए, किसी केस में 0.5 हो जाए, किसी केस में 0.7 हो जाए, लाइक दिस। ऐसे करके वैरी करती है, वो एग्जैक्टली एक वैल्यू नहीं होगा रेंज का, क्योंकि एनर्जी जो इनिशियल एनर्जी पोजिट्रॉन की वो क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है। 0 भी हो सकती है, 1 के भी हो सकती है, अप टू मैक्सिमम तक जा सकती है। करेक्ट, तो मैक्सिमम होगा तो उस केस में ज्यादा दूर ट्रेवल करेगा, जब बिल्कुल मिनिमम होगा तो वो कम दूर ट्रेवल करेगा। इसलिए रेंज जो है वो हमेशा जो होता है इट इज ए डिस्ट्रीब्यूशन आता है, और जब भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो उस केस में FWHM से उसको रिप्रेजेंट करा जाता है, जहां भी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड आएगा।
तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तो गॉसियन की तरह शेप आएगा, तो उसका FWHM कहते हैं, मतलब कितना स्प्रेड है, कहाँ से कहाँ तक रेंज हो सकता है, कितना स्प्रेड हो सकता है, उसको हमेशा हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, FWHM से। तो यही लिखा है, देखो, therefore the range of positron is not a fixed value but rather a distribution of values that can be characterized by a full width at half maximum। FWHM से हम लोग उसको कैरेक्टराइज करते हैं। ये जो है यहाँ पे देखो, मीन पोजिट्रॉन रेंज इन वाटर, ये वाटर में दिया हुआ, वाटर मीडियम में ये इसके रेंज दिए हुए, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो नहीं, ये क्या बोल रहा है, मीन पोजिट्रॉन रेंज, मीन रेंज दिया हुआ है, मैक्सिमम नहीं दे, मीन दे रहा है, मीन में दे रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा रेंज जो 1.1 दे रहा है इसका, C11 का, 1.3 इसका है, अमोनिया का है, 2.5 ऑक्सीजन का है, और ये है F18 0.5, गैलियम 0.8 और रुबिडियम 1.5 है। तो रुबिडियम का 1.5, ये तीनों में यदि कंपेयर करोगे, जनरली जो लोग पूछते हैं यहाँ पे एग्जामिनर, F18 और गैलियम के बीच में बारे में पूछते हैं, तो उसका रेंज जो है किसका ज्यादा है, गैलियम का ज्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये मीन रेंज दिया हुआ, मीन पोजिट्रॉन का रेंज दिया हुआ, ओके, अलग अलग रेडियोआइसोटोप्स के लिए। पहला, तो पहला पॉइंट क्या हुआ, वो रेंज जो है उसके चलते वो लिमिट हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया। तो उतना एरर जो FWHM का जो होगा, उतना एरर इंट्रोड्यूस करेगा, पोजीशन में आगे पीछे प्लेस्ड हो जाएगा, क्योंकि किसी केस में तो मान लो 0 एनर्जी होगी तो कम हो जाएगा, और ज्यादा होगा तो ज्यादा दूर जाकर के किया, आप समझ पा रहे हो, जैसे मान लो कि कुछ दूरी, सपोज करो कि ये रेंज है इतना, राइट, किसी केस में इतना रेंज आया, इतना दूर ट्रेवल किया, तो एक्चुअल पोजीशन किसका क्या था, इवेंट का ये था, लेकिन डिटेक्ट क्या होगा, यहां से डिटेक्ट हुआ, तो ये एरर हुआ ना, आप समझ पा रहे हो। तो रेंज ज्यादा होगा तो एरर ज्यादा होने के चांसेस हैं। अब किसी केस में क्या होगा कि इतना ही दूर ट्रेवल करेगा, मान लो कि एक दूसरा फोटो देख लो, तो ये सपोज करो कि यहाँ इसकी एनर्जी थोड़ी कम थी तो इतना दूर ट्रेवल किया, राइट, तो यहाँ इस केस में कितना एरर हो, इस केस में तो इतना ही एरर होगा ना, समझ गए। तो ये ट्रेवल जो कर रहा है, इसके चलते इसका पोजिशनल एक्यूरेसी इतना एरर तो इंट्रोड्यूस करेगा ही करेगा, समझ में आगे बात, ओके फाइन। नाउ दूसरा एरर कहां से आता है, द फाइनाइट डायमेंशन ऑफ रेडिएशन डिटेक्टर, राइट, रेडिएशन डिटेक्टर का जो डायमेंशन है वो डिसाइड करता है, वो उसमें क्या है, फाइनाइट डायमेंशंस ऑफ रेडिएशन डिटेक्टर डू नॉट अलाउ अस to draw LOR between the two detectors but rather a small volume। मतलब ये बना, ये बोल रहा है कि देखो ये फाइनाइट इसका साइज है, तो उस केस में आप यहाँ भी इसको थोड़ा सा बड़ा भी करके देखा, यदि यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा सा एक और बना देता हूँ डायग्राम। सपोज करो कि ये एक फाइनाइट थोड़ा बड़ा कर दिया, इसका ये डिटेक्टर का साइज है, एलिमेंट आया, और दूसरा वाला जो है वो इधर की तरफ आएगा, ये भी एक एलिमेंट आएगा। अब देखो इसका रिजोल्यूशन कब बेहतर होता, जब हम इतने में 10 लाइन भी तो खींच सकते हैं, यहाँ पे मैं 2 लाइन खींच सकता हूँ आराम से, अलग अलग मुझे दिख रहा है, राइट, लेकिन इतने दूर में ये जो दिख रहा है ना आपको, ये यहां से यहां तक में जो भी इवेंट आएगा वो एक वॉल्यूम एक ही दिखेगा, क्योंकि डिटेक्टर का साइज ऐसा है, ये अलग अलग पॉइंट नहीं दिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी लाइट, इस लाइन पे भी लाइट आएगा तो वहीं आएगा, और इस लाइन का लाइट जो आएगा इसी डिटेक्टर को डिटेक्टर, तो LOR तो ऐसे ही खींचना है ना, तो लाइन की तरह नहीं खींच रहा है, LOR कैसे खींच रहा है, वॉल्यूम की तरह खींच रहा है, जो उसका साइज है उसके बराबर। Did you get it?
LOR जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वॉल्यूम बन रहा है, इट्स नॉट लाइन नहीं बन रहा है। लाइन बनता यदि बिल्कुल, तो लाइन कब बनता, जब एकदम बिल्कुल फाइन ऐसे करके क्रिस्टल का साइज होता, और ऐसा बनाना संभव नहीं है, राइट। तो इसके चलते भी रेजोल्यूशन जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पोजिशनल एक्यूरेसी होगी ना, मान लो कि यहां पे भी होगा, सपोज इवेंट यहां हुआ होता या यहां हुआ होता, अब तो एक ही जगह सेंट्रल लाइन से खींच रहा है, तो ये आधा एरर, इतना दूर का तो एरर रहेगा ना, इतना दूर का, यहां से लेकर के यहां तक का, समझ गए, ये डिस्टेंस को तो कोई कम नहीं कर सकता, समझ गए। तो इसीलिए देखो D/W D/2 लिखा, आधा का एरर तो रहेगा, इसका FWHM आएगा ही आएगा, क्योंकि सेंट्रल लाइन से खींचेगा। तो जो ये विड्थ ऑफ द एलिमेंट जो है डिटेक्टर का, समझ गए, वो डिटेक्टर का आधा, ये इसका FWHM बनेगा, इसके चलते, डिटेक्टर का एलिमेंट के चलते, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम खींच रहा है, लाइन नहीं खींच रहा है LOR का, समझ गए, क्लियर, इज इट ओके। नाउ देखो अब क्या है कि यहाँ पे क्रिस्टल जो होता है, ये क्रिस्टल का फोटोग्राफ यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे वॉल्यूम दिखाने के लिए बनाया है, और चीजें क्रिस्टल में देखो, ये क्रिस्टल का तुम्हारा इंडिविजुअल साइज है, ये लेंथ है, ये हो गया इसका लेंथ, राइट, और ये इसका हाइट, और ये ब्रेड्थ तीसरा। अब देखो अलग अलग है, इसका क्रिस्टल का लेंथ 30 mm है, 3 सेंटीमीटर के आसपास है, राइट। फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब 10 mm डायमीटर का है, उसके साथ जो चिपका हुआ है। क्रॉस सेक्शन इसका जो है 10 से 30 mm हाई है, और 3 से 10 mm वाइड है। 3 से 10 mm वाइड का मतलब क्या हुआ कि ये वैरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर। इसका विड्थ जो है, हाइट जो है 10 mm से लेकर के 30 mm तक वैरी करता है, और विड्थ जो है 3 mm से लेकर के 10 mm तक वैरी करता है। तो ये एक फाइनाइट साइज हुआ ना, समझ गए, डिड यू गेट इट। अब यही पे बोलिए, मॉडर्न स्कैनर द ट्रांसवर्स डायमेंशन ऑफ क्रिस्टल जो है इज अराउंड 4 to 6 mm होता है, एज कंपेयर टू द लेंथ 2 से 3 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में वो 4 to 6 mm होता है, मतलब लेंथ बड़ा है, राइट, 2 से 3 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 4 to 6 सेंटीमीटर इसका जो फाइनाइट है लेंथ वेथ वाला जो होता है। एंड द कंट्रीब्यूशन टू द टोटल सिस्टम स्पेशल रेजोल्यूशन, इसलिए पोजीशन एक्यूरेसी जो इन एक्यूरेसी जो इंट्रोड्यूस होती है यहाँ पे 2 से 3 mm FWHM के बराबर होती है, और स्पेशल रेजोल्यूशन भी 2 से 3 mm तक के कर, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ क्रिस्टल वॉल्यूम। कि इससे नीचे उतरने का कोई कोशिश करे तो सिर्फ क्रिस्टल का एलिमेंट ही उसको रोक देगा कि नहीं, इससे नीचे नहीं हो सकता आपका रेजोल्यूशन। मैक्सिमम लिमिट जो अवेलेबल क्रिस्टल अभी अवेलेबल है जो मार्केट में, उसके हिसाब से, डिड यू गेट इट। तो आपको ये याद रखना है बस, फॉर द पॉइंट सोर्स ये लिखा था, फॉर द पॉइंट सोर्स एट द सेंटर ऑफ द डिटेक्शन वॉल्यूम एंड फॉर ए स्मॉल क्रिस्टल स्मॉल कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ डिटेक्टर। स्मॉल किसको बोल रहा है, स्मॉल डिटेक्टर मतलब कि इसका साइज, इस डिटेक्टर एलिमेंट का साइज इस दूरी से, इस डिटेक्टर और इस डिटेक्टर के बीच की दूरी जो है उससे कम है, तो उस केस में ये जो है ये क्या बोलते हो, द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय ए ट्रायंगुलर फंक्शन, उसको ट्रायंगुलर फंक्शन से उसको डिस्क्राइब करते हैं, राइट। और उस केस में स्प्रेड जो होता है, जो FWM जो आता है, FWHM आता है WD डिवाइडेड बाई 2, जहां पे WD जो है इट इज द डायमेंशन ऑफ डिटेक्शन एलिमेंट है, समझ गए, जो हाइट इनटू विड्थ का। ओके, समझ में आ गया नहीं। सर अभी आपने क्या बोला कि जो डिटेक्टर का डायमेंशन है, दो डिटेक्टर के बीच के डिस्टेंस के कम है, नहीं, दो डिटेक्टर, हाँ वो डिस्टेंस से कम, तब उसको स्मॉल मान रहे हैं। हाँ, तो उस केस में ये फंक्शन जो उसका स्प्रेड जो आएगा वो यहाँ पे
राइट। जो ट्रायंगुलर सिस्टम का रिस्पॉन्स जो है उसको ट्रायंगुलर फंक्शन से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, और उस केस में FWHM का वैल्यू जो आएगा WD डिवाइडेड बाई 2 आएगा, जो विड्थ ऑफ द क्रिस्टल एलिमेंट है। तो देखो हम तो यहाँ पे 2D में जब बना रहे थे यहाँ पे फिगर, तो आपको एक ही व्यू दिखाया, लेकिन दूसरा भी तो इसका है, हाइट और विड्थ भी तो है। तो वो सेंटर लाइन जो जाएगा वो विड्थ के भी थ्रू तो जाएगा, उसका सेंटर विड्थ पे भी सेंटर और हाइट पे भी सेंटर होगा, तो एरर जो होगा वैसे निकल के आएगा ना। तो पूरे वॉल्यूम में जब वैसे करके निकालोगे एरिया में, तो उस केस में W2 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे करके आएगा। समझ गए? करेक्ट। तो ये बोल रहे हैं कि 2 से 3 mm का FWHM होता है। अभी जो मॉडर्न स्कैनर में जो साइज अवेलेबल है क्रिस्टल का, उसके बेसिस पे। ओके, ये लिमिटेशन है इसका। क्यों है, समझ में आ गया? ओके, गुड। हाँ, एक देखो यहाँ पे एक और लाइन लिखा है, ये पेयर ऑफ डिटेक्शन वांटेड ऑपरेटिंग इन द कोइंसिडेंस विंडो, द फाइनाइट लाइन डाउन फ्रॉम द डिटेक्टर डिफाइंस द वॉल्यूम ऑफ द। ठीक है, ये तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वॉल्यूम कैसे बनाता है, ये तो यहाँ पे बता ही दिया आपको। ये फिगर में वही बताया कि वॉल्यूम बनता है। हाँ, वो वॉल्यूम बनता है यहाँ से, वो ना कि वो लाइन। जो यहाँ पे इनहेलेशन पॉइंट से उसने लाइन खींचा है कि यहाँ से यहाँ तक कोई भी होगा, राइट, और चाहे इधर भी होगा तो ऐसे बनेगा। तो यही ट्रायंगुलर फंक्शन बन रहा है, देखो ट्रायंगल बन जा रहा है ना, इसलिए। ठीक है, आगे चलें। बढ़िया, क्लियर, गुड। तीसरा, the inhalation photons are not emitted exactly at 180 degree. क्यों? Because पोजिट्रोनियम या इसको बोलते हैं पोजिट्रॉन प्लस एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, को मिला के क्या बोलते हैं, पोजिट्रोनियम, हैज सम रेजिडुअल मोमेंटम। मतलब पोजिट्रॉन जब मूव करता है, जब वो उसकी एनर्जी है और मैटर में मूव कर रहा है, जब इनहेलेट कर रहा है ना, तो उस समय बिल्कुल रेस्ट पे नहीं है, उस समय पे भी उसके पास कुछ न कुछ मोमेंटम होता है। समझ गया? पहली बात। एक बात मतलब वो मूव कर रहा है, जहां पे इनहेलेट कर रहा है वहां पे उस पॉइंट पे वो बिल्कुल स्थिर नहीं है, इट हैज गॉट सम मोमेंटम, पोजिट्रॉन को है। प्लस एटॉमिक इलेक्ट्रॉन तो हमेशा रिवॉल्व करते रहता है, वो कहाँ रेस्ट पे रहता कभी। तो जहां भी इनहेलेट करेगा उसके पास भी कुछ न कुछ मोमेंटम होगा। तो ये दोनों के पास जो मोमेंटम होता है तो वो टकराते ऐसे हैं। इनहेलेशन भी होगा तो वो उस समय पे चूंकि इनिशियल मोमेंटम है ना, समझ गए? तो ये क्या होगा, 180 डिग्री वाला जो कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री में तब जाकर के निकलेंगे जब दोनों ही रेस्ट पे होंगे। तो चूंकि दोनों रेस्ट पे होते नहीं हैं, इसलिए ये क्या होता है, ये एग्जैक्टली 180 डिग्री से नहीं जाते हैं, तो एग्जैक्ट लिनियरिटी नहीं होती है। समझ गए? क्लियर, बहुत बढ़िया। दिस रिजल्ट्स इन ए स्प्रेड ऑफ सिस्टम रिस्पॉन्स फंक्शन, इसलिए यहां पर भी ये भी इफेक्ट करता है, एंड विच इज गिवन बाय दिस FWHM ऑफ दिस। अब उसमें क्या है कि यहां पे दिया 0.002 इंटू DS ऐसे करके दिया, ठीक है। अब DS इन मिलीमीटर है यहाँ पे, राइट, इज द डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिंग पेयर ऑफ द एलिमेंट और द डायमीटर ऑफ द डिटेक्शन सिस्टम। नेचुरली डिटेक्शन सिस्टम का डायमीटर वही रिंग का डायमीटर होगा, नहीं तो वो एक डिटेक्टर से दूसरे डिटेक्टर के बीच की दूरी है। समझ गए? तो उसके लिए सिर्फ डिटेक्टर का बीच का डिस्टेंस लेना है या डायमीटर ले लेना है, तो कितना आएगा? जैसे इन क्लिनिकल स्कैनर आर द स्टेट ऑफ आर्ट, दिस स्प्रेड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 800 to 900 mm होता है। क्या होता है? 800 to 900 mm जो है वो क्या होता है आपका, दो डिटेक्टर के बीच की दूरी, राइट, जो रिंग जो होता है उसकी होती है। तो एंड दस द कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कोलिनियरिटी जो आएगी टू द स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द स्कैनर विल बी इक्वल टू 1.8 to 2 mm।
क्योंकि इसको इससे जब मल्टीप्लाई करोगे 800 को इससे, राइट, और इसको तो ये रेंज मिल जाएगा 1 से 2 mm के बीच का, समझिए? इज इट क्लियर? नॉन कोलिनियरिटी के चलते FWHM में ये आता है। फाइन, आगे चलो। डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया। एज pointed out by the Moses and Derenjo, for the scanner based on elements organized in block। अब क्या है कि ये ना क्रिस्टल एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमने ये भी देखा कि ब्लॉक में ऑर्गेनाइज होते हैं, और तब वो ब्लॉक के ऊपर 4 PM ट्यूब लगे हुए हैं, बकेट की तरफ है ना, तो वो बोल रहा है कि ब्लॉक की तरफ जब ऑर्गेनाइज होते हैं उसके चलते भी जो है सिस्टम का रिस्पॉन्स जो है वो, उसका पोजिशनल एक्यूरेसी जो है वो इफेक्ट होती है। तो उस केस में वो आता है, उसमें 2 mm के आसपास और ऐड हो जाता है। मतलब ये क्या करता है रिजोल्यूशन को, वो बोला कि 2 mm से तो नीचे तो जा ही नहीं सकता, ये भी एक बात बोल रहा है, राइट। तो सबने अपनी अपनी बात बोली। एक ने बोला कि ब्लॉक के चलते मैं इससे नीचे नहीं जाने दूंगा आपको रिजोल्यूशन, नॉन कोलिनियरिटी जो हो रही है उसके चलते भी लिमिटेशंस आ गया, क्रिस्टल एलिमेंट्स के चलते लिमिटेशंस आ गया, और तीसरा लिमिटेशन कितना आया, रेंज के चलते, कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से जो मूव कर रहा था डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द मैटर, उसके चलते आ गया एक लिमिटेशंस। तो सारे लिमिटेशंस को जब जोड़ेंगे FWHM को, तो जाकर के फाइनल क्या FWHM बनेगा वो मिलेगा। तो उसको कैसे जोड़ते हैं, फाइनल FWHM जो होगा सबको स्क्वायर करते जाएंगे, इसको स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर किया, राइट, और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तब आपको क्या होगा, एक्चुअली थ्योरेटिकल लिमिट जो मिलेगा वो स्पेशल रेजोल्यूशन का पेट स्कैनर के लिए वो निकल के आएगा। समझ गया? The above equation assumes a perfect spatial resolution restoration by reconstruction algorithm. In practice, an additional degradation may result from the specific reconstruction algorithm used and the choice of reconstruction parameters. मतलब ये बोल रहा है कि ये जो फॉर्मूला जो देख रहे हो कितना रेजोल्यूशन मिलेगा, ये बताया सिर्फ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पे, जो फिजिकल लिमिटेशंस है उसका कैम स्कैनर का। लेकिन बोल रहा है कि जो रिकंस्ट्रक्शन, जो इमेज रिकंस्ट्रक्शन जो यूज करते हो, जिसे रिकंस्ट्रक्ट करते हो, उसके भी पैरामीटर जो हैं वो स्पेशल रेजोल्यूशन को इफेक्ट करते हैं। तो एडिशन टू दैट इमेज रिकंस्ट्रक्शन के पैरामीटर भी हैं जो आपके रेजोल्यूशन को इफेक्ट करते हैं। करेक्ट? फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ F18, the overall spatial resolution that can be achieved in the reconstructed volume by a clinical PET scanner, that is the state of the art, जो भी है अभी जो अवेलेबल है क्लिनिकल PET स्कैनर, उसमें कितना रेंज हो सकता है हमारा, 4 to 6 mm तक ही हो सकता है, 4 से 4 mm से कम नहीं हो सकता है इसका रेजोल्यूशन। तो जनरली PET का रेजोल्यूशन जो है 4 to 6 mm होता है। ठीक है, अभी आज के तारीख में। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि पेट का रिजोल्यूशन कितना होता है, उसके कौन कौन से पैरामीटर जो है उसको इफेक्ट करते रहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि बस यहीं पे रोक देता हूँ, क्योंकि इसके बाद इसको भी कर दूं, एक तो चलो और थोड़ा सा कर लेते हैं। ओके, detector crystals for PET, both sodium iodide thallium activated and BGO जो है, एक दोनों क्रिस्टल जो हैं आर स्लो सिंटिलेटिंग मटेरियल्स हैं। याद रखिएगा क्या है, दे आर स्लो सिंटिलेटिंग मटेरियल्स। पालीचेस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ जी, that is both these materials are relatively slow in re-emitting in the form of visible light photons. The energy absorbed in the interactions with ionizing radiations, मतलब जो क्या होता है
कि जो ये लोग एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं और उसके बाद एनर्जी जो रिमीट ये करते हैं वो स्लो करते हैं। स्लो करने का मतलब कि स्लो इसलिए क्योंकि इनको ना पहले एक इमिट करेंगे फिर डिके होएगा, समझ गए? इमिट री इमिटिंग मतलब दूसरा तभी तो दिखेगा ना जब एक पूरा डिके हो जाएगा, समझ गए? तो वो पूरा पार्ट है उसमें, तभी जाकर के दूसरा दिखेगा, समझ गए? तो ये स्लो प्रोसेस होता है इनका, ये दोनों में, क्या सोडियम आयोडाइड और BGO में, करेक्ट? एज ए रिजल्ट दिस scintillator requires relatively long coincidence timing window, ठीक है? तो इस केस में यदि हम BGO या सोडियम आयोडाइड यूज करेंगे तो हमारा कोइंसिडेंस टाइम विंडो जो है वो क्या करना पड़ेगा, हमें बड़ा रखना पड़ेगा, और इसीलिए इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं हो पाता, समझ गए? पहली चीज, इट इज नोट वर्दी दैट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछते रहते हैं, ठीक है? सिर्फ पॉइंट ही लिखा है इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वाइवा के आपके क्वेश्चन के आंसर है। इट इज नोट वर्दी दैट नेचुरली अकरिंग ल्यूटीशियम जो है कंप्राइजेस 2 आइसोटोप्स, इसका 2 आइसोटोप है ल्यूटीशियम का, ल्यूटीशियम 175 एंड ल्यूटीशियम 176। द लेटर जो 176 ल्यूटीशियम जो है इज नेचुरली रेडियो एक्टिव, ये क्या है, नेचुरल रेडियो एक्टिव है, ओके फाइन, एंड ऑल्दो प्रेजेंट इन ए स्मॉल अमाउंट, कितना अमाउंट प्रेजेंट होता है, 2.6%, राइट, प्रोड्यूसेज अनडिजायरेबल सिंगल इवेंट इन द पेट डिटेक्टर। ये 2.6% जो है, आपने देखा ना 3 तरह के इवेंट्स होते हैं ना, सिंगल है, रैंडम है, स्कैटर्ड है, ऐसे का ट्रू है। सिंगल इवेंट में क्या है, सिंगल इवेंट कौन सा डिटेक्ट होगा, वो तो हमने क्या किया, हर डिटेक्टर के साथ एक कोइंसिडेंस विंडो लगा रखा है, वो टाइम मेजर करता है और एक एनर्जी डिफरेंस लगा दिया कि 330 से लेकर के 350 से लेकर के 6 कितना तक, 650 तक। तो 350 से लेकर 650 तक कोई भी इवेंट एक क्रिस्टल में करेगा तो वो क्या, उसको क्या बोलेंगे, सिंगल इवेंट काउंट करेंगे। तो ये यहां से भी सिंगल इवेंट आता है ल्यूटीशियम से, ये भी बात याद रखना, क्योंकि इस रेंज में वो पड़ जाएगा। गॉट इट? वेरी नाइस, राइट? अब बोल रहे हैं कि ये दिस प्रोड्यूसेस अनडिजायरेबल सिंगल इवेंट। एग्जामिनर पूछता है कि कौन सा ऐसा पेट में क्रिस्टल यूज होता है या सिंटिलेटर यूज होता है जो खुद ही रेडियो एक्टिव है, ऐसा कुछ जानते हो तुम? तो वो आपको बताना पड़ेगा नाम, फिर वो पूछेगा इसका फायदा इसका नुकसान, नहीं, राइट? तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा फिर, राइट? तो अनडिजायरेबल क्या है, सिंगल इवेंट। सिंगल इवेंट क्यों? क्योंकि रैंडम करेक्शन जो है, रैंडम का जो अमाउंट जो आता है वो दोनों डिटेक्टर पे जो सिंगल जो आया था काउंट रेट, उसी का प्रोडक्ट होता है और उसी से जाकर रैंडम करेक्शन होता है। तो ये वैल्यू इधर ज्यादा बढ़ेगा कोई भी तो उसको रैंडम करेक्शंस को इफेक्ट करने वाला है, समझ गए? ये मैं ऑलरेडी रैंडम करेक्शंस अभी उतना डिटेल में नहीं बताया, लेकिन रैंडम करेक्शन का बेसिक प्रिंसिपल बता चुका हूँ कि वो कैसे करेक्ट करते हैं। उसमें एक अलग विंडो होता है, मे बी लाइक एक 2 क्लास में वो आ जाएगा पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम के साथ कि कैसे रैंडम करेक्शंस होता है, ओके? तो एक तो अनडिजायरेबल क्या आएगा, सिंगल इवेंट आएगा। ऑल्दो वही बोले दैट ऑल्दो नेग्लिजिबल एट क्लिनिकल काउंट रेट्स, लेकिन क्लिनिकल काउंट रेट जैसे मान लो कि ये सिंगल जो आएगा वो हम जब F18 की स्टडी कर रहे हैं या गैलियम की स्टडी कर रहे हैं तो हम एक्टिविटी ज्यादा डाल रहे हैं, तो उससे भी सिंगल आएगा, उससे भी सिंगल आता है, इवेंट्स आता है, ओके? तो इसका परसेंटेज उसके कंपैरिजन में देखोगे तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, लेकिन बट कैन अफेक्ट द काउंट रेट मेजरमेंट्स सच एज दोज इन सम QC प्रोसीजर्स, लेकिन QC प्रोसीजर्स में ये इफेक्ट कर सकता है, so that you should be aware. Fine. There has been a significant effort made by several manufacturers to introduce faster scintillating material.
देखो ये स्लो थे, अभी क्या है कंसिडरेबल बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरर ने इन्होंने क्या है वो फास्टर सिंटिलेटर्स बनाए हैं टू इंट्रोड्यूस, ये लोग करते हैं कोशिश, सच एज ल्यूटीशियम और ल्यूटीशियम इट्रियम ऑर्थोसिलिकेट LSO या LYSO, इसी में ल्यूटीशियम है 2.6%। ये भी स्पेसिफिकली वो लोग पूछते हैं कि कितना परसेंट है। समझ गए? तो ये भी एग्जामिनर सुना कई बार पूछता है, ठीक है। विच हैज सिमिलर डेंसिटीज एंड जेड इफेक्टिव, मतलब सिमिलर डेंसिटी भी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी सिमिलर है इसके, और जेड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखोगे तो इट इज कंपेरेबल टू BGO टू हायर लाइट यील्ड, और लेकिन लाइट जो यील्ड जो आता है इट इज सुपीरियर देन द BGO एंड फास्टर लाइट डिके, राइट, लाइट डिके भी फास्टर है कंपेयर टू दिस, इसलिए इनके साथ जो होता है LYSO और LSO के साथ टाइम ऑफ फ्लाइट कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है। समझ गए? बढ़िया। बाकी यहाँ पे ना पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है, वो आप लोग ध्यान से देख करके जूम करके देख लो, आपको टेबल मिल जाएगा, उसके वैल्यूज जो हैं वो कंपोनेंट्स के वैल्यू जो है वो उसमें मेंशन्ड है, बट कोर पॉइंट जो था वो मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, सॉरी अनदर इंटरेस्टिंग सिंटिलेटर जो है वो गैडोलिनियम ऑर्थोसिलिकेट है, GSO, ठीक है, विच हैज स्लाइटली लोअर डेंसिटी है, लाइट यील्ड लोअर, स्लाइटली लोअर डेंसिटी एंड लाइट यील्ड भी थोड़ा कम है देन LSO, बट बेटर एनर्जी रिजोल्यूशन है देन BGO एंड LSO, एंड सिमिलर लाइट डिके कांस्टेंट टू LSO एंड LYSO। अब देखो आपको जब आएगा ना एग्जाम में तो ये आएगा नोट्स लिखने के लिए, डिटेक्टर क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स फॉर पेट, उस समय पे ये सारे पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट टेबल के साथ जो आप डिस्क्राइब करोगे, क्योंकि उसमें सारे क्रिस्टल्स के बारे में, उसके पॉजिटिव नेगेटिव, देखो हर जगह पे हर लाइन में एक एक लाइन में वो चीज इंटरवीन कर रहा है, मतलब इंटरव्यूवन करके बात बता रहा है, दिख रहा है। तो आपका काम क्या है, इसको रट्टा मारना और रट्टा मार के जाना एग्जाम में, ठीक है। अदर क्रिस्टल सच एज इट्रियम एल्यूमिनियम पेरोस्काइट, ठीक है, YAP have been used in small element PET scanner, स्मॉल एलिमेंट पेट स्कैनर में यूज हुआ है, एंड लैंथेनम ब्रोमाइड में, LABR में, ठीक है, हैज बीन प्रपोज्ड फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट क्लिनिकल PET by virtue of its excellent energy resolution and fast and very fast light decay, ठीक है। क्रिस्टल के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तो फास्ट डिके चाहिए, लाइट डिके फास्ट चाहिए, और जितना बेटर एनर्जी रिजोल्यूशन होगा उतना ही फिर आपका रिजोल्यूशन भी बढ़ता जाएगा। क्यों? रिजोल्यूशन और कंट्रास्ट इसलिए इंप्रूव होएगा वहां पे क्योंकि आपका एनर्जी डिस्क्रिमिनेशन कैपेसिटी ये हो रही है, तो स्कैटर करेक्शन अच्छा होता है। ओके, समझ में आया? दोनों ही चीजें चाहिए, कॉस्ट इश्यूज एंड अवेलेबिलिटी जो है, दो चीज जो है रिमेन लिमिटिंग फैक्टर टू द वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ न्यू सिंटिलेटिंग मटेरियल, अदरवाइज ये नए हैं YAP और LABR, लेकिन कॉस्ट जो थोड़ा ज्यादा है और इसकी अवेलेबिलिटी इज द मेन इशू, ठीक है जी।